उत्तर प्रदेश में आज ईद का त्योहार शांतिपूर्वक मनाया गया। मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद में हल्की नोकझोंक की खबरें जरूर आई, लेकिन पूरे प्रदेश में कोई बड़ी घटना नहीं घटी। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल जरूर खड़े किए। यूपी में कुछ जगहों को छोड़कर ईद का त्योहार खुशी के साथ मनाया गया। पहली घटना मेरठ से आई, जहां मुस्लिम समाज के दो गुटों में रविवार हुई कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। इस बीच लाठी डंडे भी चले, पथराव भी हुआ और हवाई फायरिंग भी की गई। नाजिम और जाहिद नामक दो व्यक्ति कल शाम को किसी मामूली बात पे उनके बीच कहासुनी हो गई थी। दोनों पक्षों के कई लोग आमने सामने भिड़ गए, जिसमें पथराव भी हुआ, लाठी डंडा भी चला है। मुरादाबाद में पुलिस की बैरिकेडिंग को लेकर नमाजियों और पुलिस में हल्की बहसबाजी हुई। ईदगाह के पास पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेड लगाए थे। कुछ लोग तय समय पर नमाज के लिए ईदगाह नहीं पहुंच सके, तो पुलिस से नाराजगी जताई। हालांकि बाद में छूटे हुए लोगों को दोबारा नमाज अदा कराई गई तो विवाद खत्म हो गया। कुछ लोगों का इश्यू था कि उनको बेसिकली नमाज अदा होने के बाद उनको ईदगाह में ही नमाज पढ़ी थी। वो इमाम साहब के साथ वार्ता की गई और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि लखनऊ में अशबा ईदगाह जाते वक्त पुलिस ने उन्हें आधे घंटे तक रोके रखा। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से। सहारनपुर में नमाज के लिए ईदगाह तक जाने वाली भीड़ ने फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे लहराए। लोगों ने इजरायल के खिलाफ थोड़ी नारेबाजी भी की। कई जगहों पर लोगों ने वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी लगाकर नमाज अदा की। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति को गरमा दिया है, खासकर भाजपा को, जब पूरी तरह से चुनावी मोड में आती दिख रही है। शाह ने 2025 चुनाव के एजेंडे को सेट कर दिया है और भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक टारगेट दे दिया है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाओ और एनडीए को बिहार की सत्ता में वापस लाओ। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे में बीजेपी के नेताओं को एक होमवर्क दे दिया है। बिहार के सभी मंत्रियों, विधायकों, एमपी और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक में अमित शाह ने अगले 6 महीने के लिए बीजेपी का एजेंडा और रोड मैप सेट कर दिया है। सभी नेताओं को आदेश दिया गया है कि आने वाले चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना उनका मुख्य काम होगा। 2025 में 225 और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें स्पष्ट निर्देश और स्पष्ट कार्यपथ दे दिया गया है। शाह का मानना है कि मत प्रतिशत अगर बढ़ेगा तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये फॉर्मूला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कारगर रहा और बीजेपी सत्ता में वापस आई। बिहार बीजेपी के सभी छोटे बड़े नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को इस काम पे लगने का आदेश दिया गया है। लक्ष्य चूंकि बड़ा है, 225 सीटों का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो शानदार उपलब्धियां हैं, इनको जनता तक पहुंचाना, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो बूथ कमेटियों को सक्रिय बनाए जाने के बाद हासिल होगा। किस मुख्यमंत्री की बात करते हैं कि आप लोग उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? देश के प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री पर 36 भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आज आप देश के गृह मंत्री हैं, क्या एक्शन हुआ उस पर? कुछ नहीं। अगले 6 महीने के लिए एक डिटेल रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें उन सभी बूथों पे जहां वोटिंग प्रतिशत कम रहा है उसे बढ़ाने का टारगेट है। शाह मानते हैं कि यह एक आजमाया हुआ नुस्खा है और अगर बीजेपी इसे करने में कामयाब रही तो उसका विजय रथ बिहार में कोई नहीं रोक सकता। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मराठी नववर्ष के अवसर पर रैली संबोधित करते हुए गंगा में हो रहे प्रदूषण पर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से तकरीबन लाखों लोग बीमार पड़ चुके हैं और धर्म के नाम पर नदियों में प्रदूषण करना कितना जायज़ है। राज ठाकरे के निशाने पर कौन है, ये सवाल मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर शिवाजी पार्क की उनकी रैली में उठता रहा। उन्होंने महाकुंभ के दौरान गंगा की गंदगी का मुद्दा उठाया और कहा कि लाखों लोग इससे बीमार हो गए हैं। आपल्या देशामधल्या नद्यांची जी अत्यंत भीषण अवस्था आहे
हमारी नदियां खतरनाक स्थिति में हैं। हम अपनी नदियों को माँ और देवी कहते हैं, लेकिन जो लोग राज करते थे और जो कर रहे हैं वे दोनों ही इससे अनभिज्ञ हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी ने सबसे पहले गंगा नदी की सफाई की पहल की और फिर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने। राज ठाकरे अपने पुराने तेवर में लौटते दिखे। उन्होंने गंगा नदी की वर्तमान स्थिति का एक वीडियो दिखाया जिसमें आधे जले हुए शवों को फेंका जा रहा है, केमिकल छोड़े जा रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि अब तक 33,000 करोड़ रुपए गंगा की सफाई पर खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्या हम धर्म के नाम पर हमारी नदियों को बर्बाद और प्रदूषित नहीं कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर कोई भी देश आज तक मजबूती से खड़ा नहीं हुआ। मतलब धर्म की स्थापना के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है अगले साल जाते जाते उनकी भूमिका क्या हो जाएगी शायद उनको भी पता नहीं है। तो ऐसे राज ठाकरे जी को हम लोग बहुत सीरियसली अब नहीं लेते हैं। जब मन में आता है कभी वो गंगा जी का अपमान कर देते हैं, कभी महाकुंभ का अपमान कर देते हैं। पिछले चुनाव में 0 पे आउट हो गए। महाकुंभ मेले में वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक लड़की के साथ लगातार रेप किया। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। महाकुंभ से वायरल मोनालिसा के साथ अक्सर दिखने वाले और उसे फिल्म का ऑफर देने वाले फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 28 साल की एक लड़की के साथ रेप करने, धमकी देने और 3 बार गर्भपात करने के आरोप हैं। पीड़ित के मुताबिक फिल्म डायरेक्टर से उसकी मुलाकात 2020 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। इसके बाद पीड़ित को बॉलीवुड में हीरोइन बनाने का झांसा देकर मुंबई ले गया और दोनों 4 साल तक लिव इन रिलेशन में रहे। दिल्ली पुलिस ने 6 मार्च 2024 को इसे लेकर केस दर्ज किया था। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने सनोज की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि लड़कियों का शोषण कर बच नहीं सकते। यह कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि एक छोटे शहर की लड़की के सपनों से खिलवाड़ कर उसके साथ धोखा और शोषण करने का मामला है। अगर ऐसे मामले में अग्रिम जमानत दे दी जाए तो यह समाज में गलत संदेश देगा। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाए कि आरोपी उसके वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। दिल्ली पुलिस ने मुजफ्फरनगर से गर्भपात से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं। सनोज मिश्रा ने अभी तक करीब 10 फिल्में बनाई हैं, जिनमें द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, काशी टू कश्मीर और राम जन्मभूमि जैसी फिल्में हैं। भारत के लिए एक अच्छी खबर है। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बीच में ऑपरेशंस को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है और इस टकराव के चलते अब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करने में लगे हुए हैं। सोमवार को कराची में मारा गया कारी अब्दुल रहमान वैसे तो अहले सुन्नत वल जमात का नेता माना जाता था, लेकिन वो दरअसल लश्कर का आदमी था। वैसे उसे दुकान पर गोली मारी गई। कारी के पिता और पार्टनर भी घायल हुए। कारी अब्दुल रहमान हाफिज सईद का रिश्तेदार बताया जाता था। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में हो रही इस तरह की हत्याओं के पीछे लश्कर और जैश के बीच चल रहा तनाव है। भारत की एजेंसियों के मुताबिक दोनों आतंकी गुटों के बीच चल रहे घमासान का असर जम्मू कश्मीर में भी देखा जा रहा है। RNW के मुताबिक हाल में हो रही घुसपैठ में जैश के आतंकी ज्यादा हैं और भारत की सीमा में दाखिल होने के लिए पाकिस्तान की आर्मी इन जैश के आतंकियों को सेफ पैसेज दिलवा रही है। हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल न खींचे। वैसे लश्कर और जैश के बीच चल रही तनातनी के चलते पुलिस को कई कामयाबी भी मिल रही हैं, क्योंकि एक आतंकी गुट दूसरे की पोल खोल रहा है। इस साल गर्मी के सीजन के दौरान लू औसत से ज्यादा चलने की आशंका है और अप्रैल से जून के बीच दिन में अधिकतम तापमान भी औसत से ज्यादा रह सकता है।
सोमवार को भारतीय मौसम विभाग ने ये महत्वपूर्ण पूर्वानुमान जारी किया। मार्च की गर्मी ये इशारा कर रही है कि देश के कई हिस्सों में अप्रैल से जून के बीच लू के दिन औसत से ज्यादा होंगे। सोमवार को भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम मोहपात्रा ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ये महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया। अगले 3 महीने अधिकतम तापमान भी देश के अधिकतर हिस्सों में औसत से ज्यादा रहेगा। हम 3 कलर देख सकते हैं जो कूल कलर होता है, जैसे ब्लू कलर यानी बिलो नॉर्मल। तो ब्लू कलर अगर देखेंगे तो कहीं भी नहीं है ब्लू कलर, ठीक है ना। 1-2 स्पॉट दिख रहे हैं। 1-2 स्पॉट जो है वो कर्नाटक में है ओनली। तो जैसे पहाड़ी इलाका जो वेस्टर्न घाट है वो प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी 1-2 डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर अप्रैल टू जून जो एवरेज होता है सामान्य से कम रहेगा। लेकिन लगभग जो ज़्यादा एरिया है, अगर मैं जैसे बात कर रहा था कूल कलर, अगर अपोजिट जाएंगे रेड और ऑरेंज कलर है, वो तापमान एवरेज जो लॉन्ग पीरियड है उससे ज़्यादा रहेगा। इस साल गर्मी सीजन के दौरान रातें भी औसत से ज्यादा गर्म रह सकती हैं, क्योंकि न्यूनतम तापमान भी औसत से ज्यादा रहेगा। उत्तर प्रदेश में अब बिना रजिस्ट्रेशन के ऑटो और ई रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसको लेकर योगी सरकार ने आदेश जारी किया है। सरकार के आदेश के बाद अब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में इसको लेकर अभियान में चलेगा। उत्तर प्रदेश में अब 1 अप्रैल से बिना रजिस्टर्ड ऑटो और ई रिक्शा चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। सीएम योगी के आदेश के बाद अब ई रिक्शा और ऑटो चालकों का वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। भाई साहब ये सब जो है कि चला रहे हैं, लेकिन इस जब चलाने के बाद ये सब गरीब लोग को बंद कर देगा तो आखिर खाएगा क्या बाल बच्चा इसका। हम लोग जो है गरीब लोग कमाने खाने वाला है, और उसको सबको जो है कि बंद कर देगा तो हम कल लोग करेंगे क्या। इसको कोई रोजगार देना चाहिए, कोई जुगाड़ लगा देना चाहिए। उसके बावजूद जो है कि बंद कर दीजिए। नहीं तो ये तो सब 5 बच्चे हैं, किसी को 2 है 4 है, तो बंद हो जाएगा तो क्या खाएगा गरीब आदमी, खाएगा क्या। सही है फैसला है। हाँ सही है। यानी जिसका रजिस्ट्रेशन है वही चलाएगा ऑटो रिक्शा। तब खराब वाला क्यों चलाएगा। सरकार का भी हक है भैया, कमा रहे हो तो सरकार के भी कागज पत्र होके करके चलाओ जी। काहे के लिए वो बंद करेगा, उसको भी हक। हम लोग भी ऑटो चला रहे हैं तो कागज है ना पूरा है। जब पूरा कागज है तो हम लोग को नहीं छेड़छाड़ कर रहा है। सरकार के आदेश के बाद अब प्रदेश में पुलिस भी अलर्ट हो गई है और कई जगहों पर अभी से इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। नोएडा पुलिस 24 मार्च से अब तक 564 ऑटो और ई रिक्शा को सीज कर चुकी है। 6868 ऑटो और ई रिक्शा चालकों के चालान काटे गए हैं। 5 ऑटो और ई रिक्शा वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। नोएडा शहर में करीब 44,000 के करीब ऑटो और ई रिक्शा है। कहानी है कोटा की, जहां जंगल में भालू की एक नन्ही शावक अनजान राहों में मां से जुदा हो गई, लेकिन आखिरकार 6 दिनों के बाद स्कूली बच्चों और वन विभाग के कर्मियों की मदद से इस नन्ही शावक को उसकी मां से मिलाने में कामयाबी मिल पाई है। 24 मार्च राजस्थान कोटा के शंभूपुरा गांव में एक स्कूल के पास बच्चों को झाड़ियों में सहमी हुई एक नन्ही मादा शावक मिली। शायद भूखी थी, शायद डर से कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सबसे बड़ा सवाल था, माँ कहाँ है। बच्चों ने जब उसे देखा तो डरने के बजाय उसे अपनी गोद में भर लिया, उसे सहलाया, पानी दिया, फिर वन विभाग को खबर दी। वन विभाग की टीम आई, उसे अपने साथ ले गई। दूध, फल, डॉक्टर की देखभाल सब कुछ मिला, लेकिन शावक की आंखों में एक ही सवाल था, माँ कब मिलेगी। इधर ही रहती है या 2 साल हो गया, पढ़ने भी इधर ही, इष्ट भी इधर ही है, 2 बच्चा है, बेबी आ गई इधर गुफा में, फिर बाद में मीना थी तो इधर ही रही, बाहर नहीं निकली। गांव के ही शिव मंदिर के पुजारी शंकर ने बताया कि शोपुरिया के जंगलों में एक मादा भालू दिखती है। कुछ दिन से वो परेशान सी थी। उसकी पीठ पर एक ही बच्चा था, जबकि उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो वही माँ थी जिसे अपनी खोई हुई बच्ची की तलाश थी। वन विभाग की टीम उम्मीद के सहारे वहां पहुंची। अंधेरा घिरने लगा था, जंगल सन्नाटे में डूबा था। फिर अचानक मंदिर के पास गुफा में एक मादा भालू दिखी। टीम ने नन्ही शावक को नीचे रखा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे थम गया। फिर अचानक वो नन्ही शावक दौड़ी, सामने माँ खड़ी थी। वो 6 दिन की दूरी एक पल में खत्म हो गई। माँ ने उसे देखा, सूंघा, चाटा, जैसे पूछ रही हो कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची। और फिर उसने अपनी पीठ झुकाई। शावक उसकी पीठ पर चढ़ गई। माँ ने उसे सीने से लगा लिया, जैसे कह रही हो अब सब ठीक है, अब कोई डर नहीं है।
मैं अब तुम्हारे पास हूँ। ये सिर्फ एक भालू और बच्चे के बिछड़कर मिलने की कहानी भर नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे की भी जीत थी जो हम इंसानों को प्रकृति से जोड़ता